कैसे हो भाई लोग? जी हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए। बहुत अच्छे हैं जी हाँ। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी। जी हाँ, रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत ज़रूरी है। इसी के बेस पे हम चार्ज करेंगे कोई भी इनकम जो उसने अर्न करी है। ठीक है, तो एज यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन, these are the particular section we are going to cover in the unit number 2, which is residential status. जी हाँ, सेक्शन 6 बात करता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस की। 6(1) बताता है हमारा बेसिक कंडीशन, 6(6) बताता है हमारी एडिशनल कंडीशन क्या होता है सर, आगे बात करेंगे। 6(2) बताता है हमारा HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस, 6(3) बताता है हमारा कंपनी का स्टेटस, 6(4) बताता है हमारा AOP फर्म, AOI, BOI इन सब का स्टेटस, और 6 सॉरी हाँ, और हमारा 5 सेक्शन 5 बताता है हमारा स्कोप ऑफ इनकम, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जी हाँ सर, ये क्या होता है? बेसिकली सेक्शन 6 से लेकर 6(4) तक जो हम पढ़ेंगे उसमें हम स्टेटस पता लगाएंगे भैया क्या क्या किस किस का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। सेक्शन 5 में अकॉर्डिंगली हम चार्ज करेंगे कौन कौन सी इनकम चार्ज होगी किस किस के स्टेटस में। जी हाँ सर, मेरा तो सर घूम गया। बिल्कुल घूमेगा, आगे आते हैं धीमे धीमे सब समझ आएगा। सेक्शन 9 बात करता है हमारी कुछ स्पेशल केसेस का, जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया क्या होता है। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी हाँ, व्हाट इज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड व्हाई इट इज, क्यों है? जी हाँ, बेसिकली क्यों इसलिए है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। किसी भी पर्सन की कोई भी इनकम की चार्जेबिलिटी और उसकी टैक्सेबिलिटी डिपेंड करती है उसकी प्रीवियस ईयर में क्या उसका रेजिडेंशियल स्टेटस था। जी हाँ, क्या वो इंडियन था या फिर नॉन रेजिडेंट इन इंडिया था। जी हाँ, अ पर्सन कैन बी रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन डिफरेंट कंट्रीज, और वी कैन से अ पर्सन हैव डिफरेंट रेजिडेंशियल स्टेटस इन द प्रीवियस ईयर एज वेल। दैट इज इट। इसी के लिए हम निकालते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। जी हाँ, पर्सन बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2। अगर आपने वीडियो पूरी देखी हो तो उसमें हमने पर्सन कवर किए थे। सेक्शन 2 क्लॉज 31 इनकम टैक्स के अंदर 7 पर्सन बताए गए थे। दीज आर द 7 पर्सन वी आर गोइंग टू स्टडी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दीज 7 पर्सन। सबसे पहले इंडिविजुअल, HUF कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, AOP, BOI, AJP। जी हाँ, चलिए बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? जी हाँ, एक पर्सन या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। क्लियर है? जी हाँ, एक पर्सन या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा, या फिर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट होगा तो इंडिविजुअल और HUF के केस में, किसके केस में? अगर पर्सन इंडिविजुअल है और HUF है तो उसको रेजिडेंस रेजिडेंट होने के केस में उसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे ROR है या फिर RNOR है। ठीक है, बेसिकली नॉर्मली हमारे दो ही रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं, या फिर रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। बट इंडिविजुअल और HUF के केस में इनकम टैक्स कहता है भैया अगर रेजिडेंट है तो आप मुझे बताओ ये RNOR है या फिर ROR है। बिल्कुल बताएंगे। आइए बात करते हैं फटाफट से इंडिविजुअल और HUF की। इंडिविजुअल HUF सेक्शन 6(2), इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा अगर ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। सर बेसिक कंडीशन नीचे लिखी हुई है, अभी समझाता हूँ। और HUF रेजिडेंट इफ कंट्रोल इन मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जी हाँ, होली और पार्टली, होली नहीं पार्टली भी, अगर एक भी डिसीजन करता नहीं इंडिया में लिया है तो HUF का स्टेटस हो जाएगा रेजिडेंट। जी हाँ, इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट कब होगा सर? इफ ही डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द बेसिक कंडीशन। जी हाँ, अगर उसने बेसिक की दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। जी हाँ, HUF सर कब होगा नॉन रेजिडेंट? अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है तो वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस SSC का चेंज हो जाता है, होता रहता है नॉर्मली। ऐसा नहीं है कि एक बार रेजिडेंट हो गया दोबारा नॉन रेजिडेंट नहीं होगा, फिर एक बार नॉन रेजिडेंट हो गया तो फिर रेजिडेंट नहीं होगा।
होगा। ओके जी। तो मान के चलिए इंडिविजुअल और एचयू हमारे रेजिडेंट निकल आए, तो सर क्या करेंगे? तो भैया आप दोबारा बताओगे कि वो आरओआर हैं या फिर आरएनओआर हैं। सर आपने बेसिक कंडीशन तो बताई नहीं। बिल्कुल बताएंगे। बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन ये होती है प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर। जी हाँ, प्रीवियस ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 की बात करूँ, सॉरी असेसमेंट ईयर 20-21 जो चल रहा है उसकी बात करूँ, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 20 तक अगर आप इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहे हैं तो आप हो जाएंगे भैया रेजिडेंट। जी हाँ, अगर आप ये कंडीशन में फॉल नहीं करते तो दूसरी कंडीशन बताएगी भैया, ये सेटिस्फाई कर लो आप 61C की। ये कहती है भैया अगर आप प्रीवियस ईयर, जी हाँ, प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, जी हाँ, मतलब असेसमेंट ईयर 20-21 में बैठा हूँ तो फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस ईयर में जाऊंगा मैं 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 20, जिसकी जिसके लिए मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जा रहा है। तो 1 अप्रैल 2019 से पीछे के 4 सालों में अगर मैं 365 डेज इंडिया में रहा हूँ और अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20 यानी कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा हूँ या उससे ज़्यादा रहा हूँ तो मैं ये कंडीशन 61C की क्वालिफाई कर लूँगा। जी हाँ, आपको रेजिडेंट होने के लिए बेसिक की दोनों में से कोई एक कंडीशन क्वालिफाई कर रहे हैं, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। जी हाँ, तो आप बन गए भैया रेजिडेंट। जी हाँ, मान के चलिए अब इंडिविजुअल भी रेजिडेंट बन गया और एचयूएफ भी रेजिडेंट बन गया, तो क्या करेंगे सर? आप उनको दोबारा फर्दर क्लासिफाई करेंगे कि वो आर हैं या फिर आर ओ आर है। कैसे सर? इफ रेजिडेंट सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन देन ही इज आर ओ आर, इफ ही डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन देन ही इज आर एन ओ आर। जी हाँ सर, एडिशनल कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन बोलती है भैया 2 out of 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, या जी हाँ, प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 10 सालों में 2 साल और प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 7 सालों में 730 दिन अगर आप इंडिया में हैं, अगर आपने दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो आप बन जाएंगे आर ओ आर। अदरवाइज आप बन जाएंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जी हाँ, आर एन ओ आर। चलिए, कंपनी, एओपी, फर्म एटसेट्रा एटसेट्रा, बाकी जितने भी एसएससी रह गए, मतलब 1-2 बचे हमारे, 5-7 एसएससी टोटल हैं। पांचों एसएससी का हमारा रेजिडेंशियल क्या होगा सर? अगर उनका पोइम इंडिया में है तो रेजिडेंट, अगर पोइम इंडिया से बाहर है तो फिर नॉन रेजिडेंट। पोइम क्या होता है सर? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। जी हाँ, की डिसीजंस जहाँ पर लिए जाते हैं वो होता है हमारा, जहाँ पर की पर्सन्स बैठते हैं, जहाँ पर ऑनर्स बैठते हैं, जहाँ पर ऑनर डिसीजंस लेते हैं कंपनी के, that is the place of effective management. If the place of effective management is in India, then the SSE is resident. In case of company, AOP, BOI, firm, etc., etc. अगर कोई इंडिया से बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। जी हाँ, चैप्टर क्लोज। आगे आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। सेक्शन 6(1)(c). जी हाँ, मैंने बात की थी बेसिक में 2 कंडीशन की। जी हाँ सर, आपने बताया था कि अगर इंडिविजुअल बेसिक की दोनों में से कोई एक कंडीशन क्वालिफाई करेगा तो बन जाएगा रेजिडेंट, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। बेसिक की दूसरी कंडीशन जो है क्या है सर? सर मुझे तो याद नहीं। सर आप ध्यान नहीं दे रही हैं क्लास में। जी हाँ, बेसिक की दूसरी कंडीशन कहती है अगर एसएससी प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले के 4 ईयर्स में 365 डेज इंडिया में हो तो बन जाएगा वो रेजिडेंट। ये कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? यही बोलता है हमारा एक्सेप्शन 6(1)(c), यानी कि स्क्रीन पर देख रहे लिखा भी हुआ है, द सेकंड बेसिक कंडीशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस is not applicable in below 3 cases or the below SSE will be treated as resident in India if he is in India 182 days or more। जी हाँ, ये 3 केसेस में अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में है या इससे ज्यादा है तो भैया रेजिडेंट है, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। एम्प्लॉयमेंट पर्पज की बात कर रहा हूँ, अगर इंडियन सिटीजन ने इंडिया छोड़ा है एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, मतलब जॉब के लिए गया है या फिर जॉब ढूंढने गया है, तो फिर उसके लिए एक्सेप्शन अवेलेबल है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट के कनेक्शन में गया है, मतलब इंडिया में बिजनेस है, अपने बिजनेस के रिलेटेड कुछ माल खरीदने के लिए बाहर गया, वहां से किसी और देश में चला गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसके लिए एक्सेप्शन कवर नहीं है। उसके लिए बेसिक के दोनों कंडीशंस अवेलेबल होंगी रेजिडेंट होने के लिए।
जी हाँ। सेकंड है आपका एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। जी हाँ, इंडियन शिप का अगर क्रू मेंबर है तो उसके लिए 612 जो बेसिक की कंडीशन है वो अवेलेबल नहीं होगी, 616 सॉरी। और उसके बाद हमारा एन इंडियन सिटीजन और इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन वो नॉर्मली रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसके लिए एक्सेप्शन कवर है, उसके लिए अवेलेबल नहीं होगी बेसिक की सेकंड कंडीशन जो कहती है हमारी इंडिया में 60 डेज प्रीवियस ईयर में और प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले की 4 इयर्स में 365 डेज। इंडियन ऑरिजिन क्या होता है सर? इंडियन ऑरिजिन होता है अगर आप, आपके मम्मी पापा, दादा दादी और आपके नाना नानी में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया में बॉर्न हुआ है तो आप बन जाएंगे इंडियन ऑरिजिन। जी हाँ, अब हमने बात कर ली रेजिडेंशियल स्टेटस की, सभी की हमने स्टेटस निकाल ली है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस वी विल चार्ज इनकम। जो बात करता है हमारा सेक्शन 5 इंसिडेंस ऑफ टैक्स और स्कोप ऑफ इनकम। जी हाँ, इनकम अगर इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, अगर रिसीव्ड इंडिया में हुई या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है एंड इनकम अक्रू और डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया है तो फिर टैक्सेबल होगी तीनों के लिए, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। जी हाँ, तो ये तीनों के लिए एप्लीकेबल होगी। कौन सी इनकम? इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, इनकम अक्रू और डीम्ड टू बी अक्रू इन इंडिया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन ऑल केसेस। काट मान लीजिए कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव हुई तो सभी के केसेस में टैक्सेबल होगी, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो या फिर रेजिडेंट हो या फिर RNOR हो, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ SSC। जी हाँ, उसके बाद आता है रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अगर वो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुई है तो सिर्फ टैक्सेबल होगी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए RNOR और NR उससे कवर नहीं होंगे। जी हाँ, बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया, अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन का कंट्रोल और सेटअप इंडिया में है तो टैक्सेबल होगा ROR और RNOR के लिए, NR के लिए टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। जी हाँ, इन अक्रू और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन एनी ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। जी हाँ, अगर प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर से सॉरी अक्रू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इन एनी ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। जी हाँ, इसका कहने का मतलब है अगर प्रीवियस ईयर से पहले के किसी भी साल में इंडिया से बाहर इनकम अक्रू हुई या फिर रिसीव हुई और बाद में इंडिया में भेज दी गई तो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। जी हाँ, ऐसा कहने का मतलब है रिसिप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम रेमिटेंस। द रिसिप्ट ऑफ इनकम रेफर्स टू द फर्स्ट ओकेजन व्हेन द रेसिपिएंट गेट्स द मनी अंडर हिज कंट्रोल एंड वंस द अमाउंट इज रिसीव्ड एज इनकम, एक बार रिसीव हो जाती है कोई भी अमाउंट इनकम के लिए किसी भी जगह इंडिया से बाहर, एंड एनी सब्सिक्वेंट रेमिटेंस, कोई भी उसके बाद रेमिटेंस करता है उस अमाउंट का या ट्रांसमिट करता है तो वो डज नॉट रिजल्ट टू रिसिप्ट इन इंडिया। जी हाँ, बेसिकली इसका कहने का इतना ही मतलब है। जी हाँ सर, सम की पॉइंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट के। सबसे पहला है इफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर नॉट कैरीड आउट इन इंडिया, अगर बिजनेस की सारी एक्टिविटीज इंडिया में कैरीड आउट नहीं हुई हैं देन ओनली सच पार्ट व्हिच इज रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशन कैरीड आउट इन इंडिया, सिर्फ वो पार्ट जो रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल होगा इंडिया के अपोजिशन में वही डीम टू अक्रू अदरवाइज इन इंडिया माना जाएगा, वही तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, तीनों स्टेटस वाले पर्सन्स के लिए, अदरवाइज बाकी का बैलेंस पोर्शन टैक्सेबल नहीं होगा। जी हाँ, एक्सेप्शन क्या है? इन केस नॉन रेजिडेंट, इसका एक एक्सेप्शन है, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो द फॉलोइंग ऑपरेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इंडिया। ये नीचे के ऑप्शन दिए गए हैं, ये बिजनेस कनेक्शन इंडिया में ट्रीट नहीं किए जाएंगे उसके लिए। पहला, परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, शूटिंग एंड सिनेमेटोग्राफी ऑफ फिल्म इन इंडिया, बट इन केस नॉन रेजिडेंट is citizen of India, it shall become taxable collection on news and transfer out of India. That is 8। इसका कहने का मतलब बेसिकली क्लास ये है, अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है, जी हाँ, मतलब अगर कोई डायरेक्टर है मान लीजिए डे राम से
कोई हॉलीवुड का डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, इंडिया में आके फिल्म की शूटिंग करता है नई दिल्ली के लाल किले में, और तो उसके लिए वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में, क्योंकि भैया वो टूर एंड ट्रेवल को प्रमोट कर रहा है। जी हाँ, गवर्नमेंट कहती है भैया आप हमारे इंडिया को टूरिज्म बढ़ा रहे हो, टूरिज्म में हेल्प कर रहे हो, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। बट चूंकि अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडिया का सिटीजन निकल आता है तो भैया गवर्नमेंट कहती है आ जाओ भैया टैक्स दे जाओ। जी हाँ। उसके बाद इनकम डीम टू अक्रूव इन इंडिया सेक्शन 9, छोटा सा है, पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। जी हाँ, इनकम फ्रॉम कनेक्शन इन इंडिया, कोई भी इनकम जिसका इंडिया से कनेक्शन है वो मानी जाएगी इनकम डीम टू अक्रूव राइज इन इंडिया। मतलब फर्स्ट पॉइंट जो मेरे चार्ट में था, और ये इनकम डीम टू अक्रूव राइज इन इंडिया सेक्शन 9 वाली इनकम सभी स्टेटस वाले एसएससी के लिए टैक्सेबल होती है। पहला, इनकम फ्रॉम कनेक्शन इंडिया, कोई भी इनकम जिसका कनेक्शन इंडिया से हो, या फिर कोई एसेट जो इनका इंडिया से एसेट बेचकर कोई इनकम कमाई हो और वो एसेट इंडिया से बिलोंग करती हो, ठीक है, तो वो सारी इनकम डीम टू अक्रूव राइज इन इंडिया होगी, मतलब सभी के लिए टैक्सेबल होगी। सेक्शन 9(1)(2) ये बात करता है हमारा सैलरी अर्नड इन इंडिया, सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, कोई भी सैलरी इंडिया में कमाई गई, मतलब इंडिया में सर्विस रेंडर की गई, चाहे वो मिली आपको बाहर हो, सभी के लिए टैक्सेबल होगी। जी हाँ। 3 की बात करेंगे तो देखता है, जो ये कहता है सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट बाय एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड, मतलब एम्बेसी वाले जो एम्प्लॉय होते हैं जो बाहर काम करते हैं इंडियन एम्बेसी के लिए, ठीक है, उनकी इनकम डीम टू अक्रूव इन इंडिया मानी जाती है, क्योंकि वही गवर्नमेंट इनको पे कर रही है, तो पेयर क्या है, गवर्नमेंट है, इस केस में वो टैक्सेबल होती है उनके लिए। जी हाँ। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, सैलरी चैप्टर में आगे बताऊं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो बाहर इंडिया से सर्व कर रहे हैं उनको सैलरी जो होती है, उनकी सैलरी सिर्फ टैक्सेबल होती है, बेसिक सैलरी, उनको जितने भी अलाउंसेस और पर्क्स राइट मिलते हैं वो सारे एग्जेम्प्ट होते हैं। जी हाँ। उसके बाद है इनकम फ्रॉम डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड देती है किसी को, वैसे तो सेक्शन 1034 में डिविडेंड को एग्जेम्प्ट बताया गया है। जी हाँ, लेकिन फिर भी कुछ केसेस रहते हैं 10 लाख से ऊपर डिविडेंड रिसीव हुआ है तो 222E में वो टैक्सेबल हो जाता है। उस केस में अगर डिविडेंड, बेसिकली डिविडेंड अगर किसी इंडियन कंपनी से मिला है तो इनकम डीम टू अक्रूव राइज इन इंडिया मानी जाएगी, और वो तीनों स्टेटस वाले एसएससी के लिए टैक्सेबल होगी अनलेस इट इज नॉट एग्जेम्प्टेड। जी हाँ। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पेबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन, जी हाँ, अगर कोई भी इंटरेस्ट स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा दिया गया है तो वो डीम टू अक्रूव इन इंडिया मान जाएगी। सर इसका एग्जांपल बिल्कुल बताएंगे भैया, गवर्नमेंट से कोई भी इंटरेस्ट मिला है आपको, चाहे आप बाहर रहते हो, तो वो आपकी इनकम डीम टू अक्रूव इन इंडिया मानी जाएगी, तो आपके लिए टैक्सेबल होगी, बेशक आप नॉन रेजिडेंट हैं। तो दिया किसने है, गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। जी हाँ। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल बाय ए रेजिडेंट, मान चलिए कोई रेजिडेंट पर्सन है, आप एक रेजिडेंट है इंडिया में, ठीक है, और मैंने आपसे मनी बोरोड किया, मैं बाहर रहता हूँ। जी हाँ। पर्पस क्या था मेरा मनी बोरो करने का, बिजनेस और प्रोफेशन। जी हाँ। और मैं वो बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया से बाहर रन कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो इनकम डीम टू अक्रूव इन इंडिया मानी जाएगी। जी हाँ। सेम रॉयल्टी का केस है, गवर्नमेंट ने रॉयल्टी दी है तो मानी जाएगी इनकम डीम टू अक्रूव इन इंडिया, और रेजिडेंट पर्सन ने दी है, और इस चीज ऐसी किसी बिजनेस की रॉयल्टी है जो आउटसाइड इंडिया में है और रेजिडेंट पर्सन से मुझे मिली है, तो वो मेरे लिए इनकम डीम टू अक्रूव इन इंडिया मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज, सेम एग्जांपल यू कैन टेक इट एज फॉर। सो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है। आई होप यू विल लाइक इट डेफिनेटली। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज 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 बताइए। कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको चैनल से रिलेटेड किसी भी चीज से। आई नो देयर इज a bit voice quality bad, but I am working on it.